को ध्यान से समझिए, इसमें क्या बोला, उसका व्यय आय का 70% है। तो मान लो कोई व्यक्ति कितना कमाया, 100 रुपए, ठीक। अगर 100 रुपए कमाया तो उसका व्यय आय का 70% है, ठीक है ना। तो 100 रुपए कमाया, 70 रुपए व्यय, मतलब क्या होता है, खर्च। अगर उसने खर्च 70 रुपए करा तो उसके पास बचा कितना होगा, 30 रुपए की बचत होगी, ठीक है ना। अब दूसरा क्या कहा कि नई आय में 20% और 50% की क्रमिक वृद्धि कर दी गई, 20 और 50 की। ध्यान से सुनिए, 100 में 20 बढ़ाया 120 और फिर 50 और वृद्धि हुई। तो 120 में 50 की वृद्धि मतलब 50% मतलब आधा होता है। 120 का आधा कितना होता है, 60, मतलब 60 रुपए और बढ़ गया। अगर 60 और बढ़ गया तो अब ये कितना हो गया, 180 रुपए हो गया। लेकिन आगे आपसे क्या बोला था कि नई बचत पिछली की 2.5 गुना है। बचत पीछे से इसकी कितना है, 2.5 गुना। 2.5 गुना क्या होता है, ध्यान से सुनिए, 2.5 मतलब 5/2, 5 का आधा 2.5 होता है कि नहीं। तो 30 में 5/2 का जब गुणा करेंगे तो ये 15, 15 पचे 75 रुपए खर्च किया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 180 रुपए कमाया, ठीक है ना, कितना कमाया, 180, 75 उसका क्या हुआ, बचत। तो वो खर्च कितना किया होगा ये निकालना है। तो कितना खर्च करेगा, 180 में 75 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना, 105, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, पहले ये कितना था, अब कितना हो गया, 105, कितना बढ़ा, 35, 35 ऊपर करिए, पुराना वाला खर्च नीचे करिए, गुणा में क्या करिए, 100। क्यों मैंने ऐसे कहा, क्योंकि इसमें पूछा था कि नया व्यय पुराने व्यय का कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो पुराना व्यय था 70, नया व्यय, व्यय मतलब खर्च, वो कितना आया, 105। तो ये कितना ज्यादा, 35, जितना ज्यादा उतना ऊपर। जहां से देखना है परसेंट, 70 से उसको नीचे गुणा में 100 करेंगे। 1 0 से 1 0, 7 पचे 35, 5 का 10 में गुणा, 50% की वृद्धि होगी। फिर से समझाना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है, साक्षी और कोमल नाम की 2 लड़की हैं। अगर उन दोनों को एक साथ कोई कार्य करना पड़े तो उस कार्य को करने में 10 दिन लगेंगे, ठीक। यदि उसी कार्य को कोमल अकेले करे तो कोमल को अकेले करने में कितना दिन लगेगा, 22 दिन लगेगा। कोमल को अकेले 22 दिन। अब कह रहे हैं कोमल और साक्षी ने 3 दिन कार्य किया। 3 दिन कार्य करने के बाद ये साक्षी कार्य छोड़ देती है। अब कौन करेगा, कोमल। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेना। 10 और 22 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 110। 10 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे, 22 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, साक्षी और कोमल दोनों की क्षमता एक दिन में 11 काम करने की है। कितने काम करने की है, 11 काम। और अकेले कोमल की क्षमता 5 है। अगर कोमल अकेले 5 है और दोनों मिलके 11 है तो इसका मतलब साक्षी कितना होगी, 6 होगी। ये 6 करेगी, ये 5, तभी तो एक दिन में 11 होगा। अब 3 दिनों तक ये दोनों लोग ये सब एक साथ कार्य किए। देखिए, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम की तो 3 दिन में 33 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक दिन में कोमल और साक्षी मिलकर 11 काम की तो 3 दिन में 11 33 कार्य खत्म हुआ। अगर 3 दिन में 33 काम खत्म हुआ तो 33 कार्य ये टोटल वर्क होता है जो एलसीएम लिए हैं। 110 में 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77। अब 77 काम बचा है, लेकिन 77 काम कौन करेगा, कोमल अकेले करेगी। कौन करेगी, कोमल। और कोमल की क्षमता है एक दिन में कितना करने की, 5। तो 77 काम करने में 77/5 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। आपसे पूछा कुल काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 दिन यहां लगा, 33 काम खत्म होने में 3 दिन लगा था कि नहीं, 3 दिन ये लगा और 77/5 कोमल ने किया तो 3 दिन और 77/5 ऐड करेंगे तो 5 तिहाई 15। 77 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 92/5। ये आपका आंसर बना। ऑप्शन देखिए, यही है या दशमलव में है या सही बटे में है।
तो यही आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है 5,000 रुपए है, ठीक है ना, और उसकी जो दर है वो दर 4% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष का ब्याज और अर्धवार्षिक संयोजित करें तब 1 वर्ष का ब्याज, और दोनों ब्याज का अंतर क्या होगा यही आपको बताना। ठीक, हमेशा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए बराबर होता है। ठीक है ना। अगर वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए लगभग क्या बराबर होता है। ठीक है ना। अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं तो उसमें कुछ करना पड़ता है, वही हमें सीखना है। जैसे 5,000 रुपए है, ठीक है ना, और 4% ब्याज की दर है, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो मैं आपको बताया हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर 1 जीरो मिटाए तो 10% बनेगा, ये चीज आपको पता है। अगर 1 जीरो और मिटा दे तो 1% बनता है। ठीक, किसी भी संख्या में लास्ट के 2 जीरो मिटाइए तो 1% बनता है। 1 जीरो और मिटाया तो 1% 50 बना। हमें निकालना कितना है? 4%। तो 50 में 4 का गुणा कितना आ जाएगा? 200 रुपए। ये 1 वर्ष का ब्याज हुआ, 1 वर्ष का ब्याज। लेकिन जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, कितना? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक? अर्धवार्षिक मतलब वर्ष का आधा। ठीक है ना। तो 6-6 महीने कितने बार आएगा? 2 बार। 2 बार आएगा तो 2 का भाग हम दर में करेंगे। जितना बार बनता है, अगर 6-6 महीने 2 बार बना तो 2 का भाग दर में। दर क्या है? 4%। अगर 4 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2% आएगा। ठीक है ना। अब 2% अगर निकालेंगे इसका तो क्या होगा? 100। एक 6 माह के लिए क्या बनेगा? 100 रुपए बनेगा। ठीक है ना। पहली छमाही के लिए, ठीक है ना, पहली छमाही के लिए 100 रुपए। अगली 6 माह के लिए फिर 100 रुपए बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्की बात है। और चक्रवृद्धि ब्याज आपने सुना है, ब्याजों पे ब्याज लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो एक ब्याज जो है, पहला ब्याज, इस पे भी 2% ब्याज लगेगा। और मैंने आपको बताया जब 2 जीरो मिटाओ तो 1% बनता है। हमें निकालना कितना है? 2%। तो 100 का 2% निकालेंगे तो 100 में 2 जीरो मिटाया, 1% बना। अब आपको 2% निकालना है तो 2 का गुणा, 2 एक कम 2। तो कुल मिला के 100 ये और 2 यहां, 100 200, 200 में 2 जोड़ा, 202। 202 ये अर्धवार्षिक का ब्याज है और 200 रुपए ये वार्षिक ब्याज है। और दोनों का अंतर पूछा तो 202 में आप घटा दीजिए 200 रुपए, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 रुपए। ऑप्शन में देखिए 2 रुपए है, यही आंसर बनेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइकिल सवार और जॉगर, ठीक है ना, दोनों लोग एक निश्चित दूरी तय करते हैं। ठीक है ना। अगला शर्त कहा कि जॉगर जो है वो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 साइकिल द्वारा लिए गए समय का दुगुना टाइम लेता है। तो जॉगर और साइकिल के चाल का अनुपात क्या होगा? समझ में आया? जॉगर मतलब क्या होता है? दौड़ने वाला। ठीक है ना। तो साइकिल से तो कम ही रहेगा, इतना तेज नहीं दौड़ेगा। अपने विद्यार्थियों की तरह कोई धीरज तो है नहीं कि वो फिर बाइक की स्पीड से दौड़ने लगे। तो ध्यान से समझिए, जॉगर के लिए क्या बोला? मान लेते हैं ऐसा वैल्यू लेना कि 1/3 करने पे, 1/3 करने पे वो कट जाए। मैं ले रहा हूं, मान लीजिए जो साइकिल थी, ठीक है ना, ये साइकिल 300 किलोमीटर चला कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना गया? 300। मानना है कुछ भी मान सकते हैं, टेंशन ना लो। कहेंगे सर आप तो पूरा बुलेट ट्रेन बना दिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को केवल क्वेश्चन से मतलब है। अब जॉगर का हिसाब करते हैं। ठीक है ना। जॉगर का हिसाब करें तो ये क्या बोला कि साइकिल द्वारा जो दूरी ली गई है उसका 1/3, 300 का 1/3 कितना होगा? 100। यानी जॉगर जाएगा 100 किलोमीटर। और समय अगर ये 1 घंटे लिया तो ये कितना लेगा? 2 घंटे, दुगुना समय लिया। देखो यहां लिखा है ना, साइकिल द्वारा लिए गए समय का दुगुना लेता है। अगर ये 1 घंटे में 300 गया तो ये 2 गुने, मतलब 2 घंटे में जाएगा। अगर 2 घंटे में गया तो 1 घंटे में जॉगर 50 किलोमीटर जाएगा कि नहीं? और 1 घंटे में कितना जाएगा? 300। अब दोनों को काटेंगे तो 0 से 0 कटा, 5 एक कम 5, 5 छके 30। इसका अनुपात क्या बना? 1/6।
समझ में आया कि नहीं? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हाँ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक साइकिल है जो 2 घंटे 30 मिनट में 20 मिल जाएगी। 2 घंटे 30 मिनट में कितना जाएगी? 20 मील। और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मिल जाएगी। तो इसका पूछा कि 1 घंटे का औसत मील में औसत चाल इसकी क्या होगी? औसत चाल आपको पता है कुल दूरी बटे में क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल समय ये आपको पता है अच्छी तरीके से। तो दूरी का हिसाब तो आसानी से हो जाएगा। कैसे? सर जी यहां 20 मिल गया, यहां 10 मिल गया, दोनों जोड़ देंगे, 30 मील, कुल दूरी 30 मील होगी। लेकिन समय वाला थोड़ा सा हिसाब आपको करना है। वो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। जो घंटा है उसको वैसे रहने दीजिए 2, और बीच में लाइन खींचिए। जितना मिनट कहा उसको ऊपर करिए, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। उसको नीचे लिखिए। 60 को नीचे लिखेंगे, 0 से 0 कटा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये 2 सही 1/2, यानी ये 5/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे का हिसाब करिए, 1 घंटे 15 मिनट। एक को जो घंटा में रहता है उसको सही में लिखते हैं, और जितना मिनट कहे उसको ऊपर करिए, और 1 घंटे का मिनट नीचे करिए। ठीक है ना? 15 एक कम 15, 15 चौके 60। तो ये बना 1 सही 1/4, 4 एक कम 4 और 1 5/4। अब कुल दूरी आपने निकाला, एक पहली दूरी 20, दूसरी दूरी 10, तो 20 और 10 जोड़े तो 30 मील कुल दूरी आया। अब कुल समय तो दोनों समयों का योग लेंगे। पहला समय आपका कितना है? 5/2, और दूसरा समय है 5/4। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस ये 5, 10 5 15/4। अब यहां आप लिखिए 15/4। आपको मैंने कई बार बताया है कि जब 1 बटा पहले से हो उसके नीचे 1 बटा और दिखे तो नीचे वाला बटा रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो 4 गुणा में ऊपर होगा, 15 को नीचे करेंगे और ये यहां से हटा देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब काटिए, 15 दूना 30, 4 दूनी 8। आप कहेंगे 8 मील इसकी औसत चाल है। ऑप्शन देखिए है कि नहीं है? 8 मील आंसर बनेगा। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, पिज्जा बनाने वाले हैं, ध्यान से समझिए, फिर पिज्जा खाएंगे। ठीक है ना? पिज्जा बनाने के लिए चीज 1 कप चाहिए तो सॉस आधा कप चाहिए। ठीक है ना? चीज उस पिज्जा का कुछ मटेरियल है। ठीक है ना? और 1 कप अगर चीज की आवश्यकता होती है तो सॉस की आवश्यकता कितना होगी? 1/2। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने पिज्जा बनाया, ठीक है ना, और पिज्जा बनाने में उसने 15 कप सॉस का यूज किया, तो उसमें चीज की आवश्यकता कितना होगी? यही पूछा है। ठीक है ना? अरे यार इसका डबल, आधे का दुगुना 1 होता है। ठीक है ना? आधे का डबल है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 15 कप सॉस लिया तो इसका डबल चीज हो जाएगा। तो 15 का डबल 30, ये आंसर हो गया। इसमें बताना क्या है? आया है ना? नोट करिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? 2023 एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि गीता और राधा नाम की 2 लड़की हैं, और इन लोगों के पास जितने पैसे हैं उन पैसे को लास्ट तक अगर काटे तो उनका जो अनुपात बनेगा वो 7:15 बनेगा। ठीक है ना? एक लड़की और है, राधा के साथ अगर सविता को भी ऐड किया जाए और उनके पैसों का सबसे न्यूनतम इकाई अगर देखा जाए तो वो 7 में कितना है? 16। फिर आपको एक आंकड़ा और दिया कि यदि गीता के पास 980 रुपए इस समय हो, तो आपसे पूछा सविता के पास कितने रुपए हैं। तो मैं कल आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन कराया कि जिसकी चर्चा 2 बार की जाती है उसको बीच में लिखना। यहां किसकी चर्चा 2 बार हुई है? राधा। राधा को बीच में करेंगे। ठीक है ना? राधा के आगे ये गीता हो गई। ठीक है ना? गीता, और यहां पीछे सविता को लिखते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, पहले राधा, राधा सेकेंड नंबर पे है तो सेकेंड वाली वैल्यू कितनी है? 15। फिर गीता, गीता पहले पे है तो पहली वैल्यू 7। ठीक है ना? फिर देखना, राधा पहले पे है तो राधे का कितना हो जाएगा? 7। और सविता सेकेंड नंबर पे है तो क्या हो जाएगा? 16।
पहला अनुपात पहले लाइन में, दूसरा अनुपात दूसरे लाइन में, ठीक है ना। अब तीर चलेगा तो इधर से घायल होने वाला 15 है, इधर से घायल होने वाला 7 है। क्या किसी एक टेबल के में तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू आएगी क्या? जैसे 5 के टेबल में ये भी आएगा ये, लेकिन इसमें से 5 कुछ नहीं आएगा। 7 यहां भी है यहां, लेकिन 7 यहां कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य कि अभी हम काट नहीं सकते, तो गुणा तो कर सकते हैं। 7 सता 49, 15 सत्ते 105, 16 और 15 का गुणा 240। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें कहा, किसका बोला कि गीता के पास 980 रुपए हैं। कितने रुपए? 980। आप बताइए गीता के पास कितने रुपए हैं? 49। 980 ऊपर बटे में 49, गुणा में 100 मत करना, क्योंकि कहीं भी परसेंटेज की बात नहीं किया गया है। अब इसको काटेंगे तो देखिए 7 सता 49, 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 7 चौके 28, 1 0। फिर से 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ये 0 आया। एक यूनिट की वैल्यू 20 आया। जिसका पूछे उसमें 20 का गुणा। किसका पूछा? सविता। सविता कितना है? 240 में 20 का गुणा। ध्यान से देखिएगा, 2 का गुणा करके लास्ट में 0 लगा देना। 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और ये लास्ट वाला 0। तो सविता के पास कुछ कुल मिला के 4800 रुपए हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यही आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति है जो एक बैंक में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से पैसा जमा करता है, ठीक है ना। वह 1 जनवरी से 1 जुलाई प्रत्येक 3200 रुपए वो क्या करता है? जमा करता है। वर्ष के अंत में उसका ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन को समझना, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज है, हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन तुम अगर ध्यान इधर रखोगे तो पक्की बात है पूरा आने वाला है। ध्यान से समझिएगा, ये 1 जनवरी की बात कर रहा हूं और ये 1 जुलाई की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर 1 वर्ष के अंत में कहा तो मैंने आपको बताया है कि जितना भी दर होता है, ठीक है ना, अगर अर्धवार्षिक संयोजित किया गया, 1 वर्ष के अंत में पूछा तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक? 2। तो जितना अर्धवार्षिक उसका भाग दर में करेंगे। दर मतलब जो परसेंटेज में लिखा रहता है। तो 10 दर कितना है? 10। तो 10 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5%। अब ध्यान देना, 1 जनवरी को 3200 रुपए जमा करेगा, फिर कहा प्रत्येक को 3200, मतलब फिर 1 जुलाई आएगा तो फिर 3200 जमा कर देगा। 3200 यहां जमा किया, ठीक है ना। अब ध्यान से रखिए, जो 1 जनवरी को पैसा जमा किया गया है उससे 2 बार ब्याज मिलेगा कि नहीं? क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने पे ब्याज मिलेगा, ठीक। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 1 बार ब्याज मिलेगा, फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक दूसरा ब्याज मिलेगा, तो 2 बार ब्याज मिलेगा। तो आप 3200 का 5% निकालेंगे तो 160 बनेगा। सर आप याद करके आए हैं क्या? याद नहीं किए हैं। 1 जीरो मिटाया, 3200 में 1 जीरो मिटाया, 10% बना। 320 का आधा 5 बन जाएगा, ठीक। 320 का आधा 160, तो 160 1 बार ब्याज मिलेगा। अगर जनवरी से ये जब जुलाई में पहुंचे तो जुलाई में 1 बार ब्याज मिला 160 रुपए। क्लियर हुआ? अब ध्यान रखिए, फिर 1 बार 6 महीने का और ब्याज मिलेगा तो 160 और ब्याज मिल जाएगा। 2 बार ब्याज मिला। इसमें क्या होगा? इस केस को देखिए, ये डाला गया है जुलाई में, तो जुलाई से दिसंबर तक केवल 1 बार ब्याज मिलेगा कि नहीं? क्योंकि केवल 1 छमाही पड़ रही है। समझ में आ रहा है? तो इसका बनेगा 160 रुपए। अब आपको मैंने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों पे ब्याज लगता है, ठीक। अगर इसके नीचे 160 और होता तो इस पे ब्याज लगता। केवल 1 बार है तो इसका मतलब टाइम ओवर हो गया, ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे ये ब्याज मिला, लेकिन इसके बाद एक ब्याज और है, इसका मतलब ये पैसा आगे जाएगा तो इसका भी ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 160 का 5% और निकालिए। तो 160 का जब आप 5% निकालेंगे तो 1 जीरो 10% हुआ।
और 10 का आधा 5 होता है, तो 16 का आधा 8, 5% क्या हो जाएगा 8। तो कुल मिला के यहां से 8 रुपए और ब्याज मिला। एक ब्याज ये है, एक ब्याज ये है, एक ब्याज ये है, 3 ब्याज हुआ, तीनों को ऐड कर दीजिए। 160 कितनी बार है? 3 बार। तो 160 में 3 का गुणा करिए या 3 बार जोड़ लीजिए, बात बराबर। 16 तिया 48, 480 आया। अभी 8 रुपए और ब्याज है, 8 और ऐड कर दीजिए तो 488। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन, कितने आसानी से हुआ। ठीक है ना, आपको आसान बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी एग्जाम में सिलेक्शन मिलेगा और वर्दी आपको मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए नाम का एक व्यक्ति है और उसे जो कार्य करना है उस कार्य का 80% वो कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में फाइनल करेगा। अब जो काम बचा हुआ है 20%, अगर उस 20% को करने के लिए ए के साथ अगर बी भी आ जाए तो वो कार्य 3 दिन में खत्म हो जाएगा। कितने दिन में? 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर कार्य बी अकेले करे तो कितने दिन में खत्म करेगा? ये आपका क्वेश्चन बना, ध्यान से समझिएगा। हमें कुछ ऐसी वैल्यू देना है कि 80% निकालने के बाद भी 3 से कट जाए ताकि हमें तकलीफ ना हो। ठीक है ना, ऐसी वैल्यू लेंगे जो 80% निकालने के बाद जो शेष बचे वो 3 दिन में कटे, क्योंकि लास्ट वाले 3 दिन में वो क्या होगा? फाइनल होगा, तो 3 से कटना चाहिए। तो आइए देखिए, मैं मान लेता हूं कुल काम 150 है। कितना है? 150। मैं बहुत चालाक टाइप का हूं, मैं जानता हूं, तो तुम भी इसको सीखो तभी एग्जाम में काम चलेगा, नहीं ऐसे नहीं चल पाएगा। 150 काम पूरा है, ठीक है ना। अगर ए काम करेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर ए काम करेगा तो इसका 80% कार्य करेगा। कितना करेगा? 80% काम करेगा। तो 150 का 80% कितना हो जाएगा? 120। 120 काम ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो 20 का भाग करेंगे तो एक दिन में एक कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 6 काम। अगर 120 काम हो गया तो अब काम बचा कितना? 150 में 120 हुआ, 30 काम और बचा। अगर 30 काम 3 दिन में खत्म होगा तो इसका मतलब एक दिन में 10 काम होगा, तभी तो 3 दिन में खत्म होगा। क्यों? अगर एक दिन में 10 होगा तभी तो 3 दिन में 30 काम खत्म होंगे। अगर ए की क्षमता एक दिन में 6 काम करने की है तो बी की क्षमता एक दिन में 4 काम करने की होगी कि नहीं? क्योंकि ए और बी दोनों की क्षमता एक दिन में कितना है? 10, और ए की क्षमता एक दिन में 6 काम करने की है। तो ए और बी दोनों की क्षमता अगर देखें तो 10 दिन, ए का काम 6, तो इसका मतलब बी एक दिन में 4 काम करेगा कि नहीं? अगर बी को अकेले पूरा काम करना हो तो कितना दिन लगेगा? पूरा काम कितना है? 150। बी एक दिन में कितना किया? 4 का भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, कितना बचा? 3, 4 सते 28, कितना बचा? 37 सही, 2/4 ये कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। आपका आंसर बना 37 सही 1/2। ऑप्शन देखिए, अच्छा 33 लिखा हूं क्या? 37 सही 1/2। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य में 7.5% की छूट दी गई, ठीक है ना, और छूट देने के बाद भी वो 5 रुपए फायदा पा रहा है और 10 रुपए कैशबैक दे रहा है, उसके बावजूद 5 रुपए का फायदा पाया। तो पूछा उसका अंकित मूल्य क्या होगा? ऑप्शन जैसा है उस हिसाब से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा साइड में ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। 0.915x माइनस 5, 0.925x माइनस 5, 0.925x ऋण 15, 0.915x ऋण 15, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आपको अपने ऑप्शन के अनुसार करना है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, अपना आंसर उसके ऊपर आप नहीं थोप सकते। तो जैसा आपका ऑप्शन रहे उस आधार पे आपको क्वेश्चन करना। देखना, अगर मान लिया x उसका क्या है? क्रय मूल्य है, मतलब जिसमें खरीदा। अगर वो 7.5 की छूट दिया, 100 रुपए का खरीदा और 7.5 रुपए छोड़ दिया, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 92.5। 7.5 की छूट मतलब 92.5 रुपए। तो 100 के x के बगल में 92.5 की छूट बटे में क्या करेंगे? 100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इन दोनों का गुणा करें, ठीक है ना, इन दोनों का गुणा करें तो ये 92.5 x बटे में 100 बनेगा कि नहीं। और मैं आपको बताया अगर नीचे एक जीरो हो तो दशमलव इधर किधर जाता है, इस तरफ, ठीक है ना, बाएं तरफ। ऐसे खड़े हैं, आपका बायां ये हुआ तो इस तरफ दशमलव जाता है। दो जीरो है तो दो अंक इधर जाएगा, पक्की बात है। तो ये दशमलव अगर दो अंक इधर कर दें तो एक अंक ये हुआ, दो यहां, दशमलव यहां आएगा। और दशमलव अगर सबसे पहले हो तो उसके आगे जीरो लगाना आपका नैतिक धर्म बनता है। तो ये क्या बना, 0.925, 0.925 दो जगह है, ये देख रहे हैं। बाकी आप काटते जाइए, 915 वाला नहीं होने वाला, दो ऑप्शन पकड़ में आए। अब आप पीछे की कहानी क्या होगी, अगर वो, ध्यान से सुनिए, दुकानदार 10 रुपए कैश बैक दिया तो जितने में खरीदा था अपने पैसे में से ही देता है, तो 10 रुपए और माइनस करिए, और 5 रुपए वो फायदा लाभ कमाया है, तो लाभ को भी घटा देंगे तो जितने का वो खरीदा था उतना आ जाएगा। तुम 100 का सामान 105 में बेचे हो तो 105 रुपए में 5 का फायदा पाए हो, और आपके पूरे फायदे में 5, हम 105 विक्रय मूल्य में 5 अगर हम माइनस कर दें तो आपका जितने में खरीदे थे आ जाएगा। तो 5 जो फायदा था वो भी इसमें घटाओ, तो ये आया 0.925 यक्स ऋण, माइनस माइनस धन होता है 10 5 15। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा, बाकी सारे गलत। इस तरीके से आंसर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत?